जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कंसेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार फायरमैन 2022 का सेट करने वाले हैं, जो कि यह न्यू पैटर्न बेस्ड सेट होगा मेरा। इसमें कुल 2380 पद है, जिसका एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को होने जा रहा है। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे टाइम मैनेज किया जाता है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे हम कैसे बनाएं, और विथ टाइम मैनेजमेंट भी हम इसमें बताएंगे। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि राम हैड कमिटेड अ मिस्टेक। तो इसे हमें बनाना कैसे है? इसे हमें ऐसे बनाना है, इसको हमें पूरा क्वेश्चन कोई पढ़ना नहीं है। इसमें हमें सिर्फ यह देखना है कि यह एक्टिव पैसिव वॉइस हमें बनाना है, ना कि हम इसे पूरा क्वेश्चन को पढ़ के हम इसमें टाइम बर्बाद करें। यदि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आपको पैसेज में दिया रहेगा तो एक्टिव बनाना होगा, यदि एक्टिव में दिया रहेगा तो उसे पैसे बनाना है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा एक्टिव है कि पैसिव है? जिसमें यदि बाई लगा रहेगा वो पैसिव होगा, और जिसमें बाई नहीं लगा रहेगा वो एक्टिव हो गया। तो यानी कि मेरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक्टिव में दिया हुआ है। इसमें हमें बदलना क्या है? इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो चलिए, यदि हैड का ऑप्शन में रहे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो इसे हम कैसे बदलते हैं? इसका एक फार्मूला होता है। जितने भी ग्रामर होते हैं पैसिव वॉइस का एक्टिव में बदलने का, उसका एक फार्मूला होता है। तो चलिए हम ये आपको यह फार्मूला बता देते हैं। यदि आप सेट सॉल्यूशन करते हैं तो एक की कॉपी अपने पास ही रखें। यदि जो हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखाते हैं तो उसे लिख लें। चलिए तो इसे बताते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। तो चलिए हम इसे बदलते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया ए मिस्टेक, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हम क्या चीज़ में बदलेंगे? इसे हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो सब्जेक्ट में बदलेंगे तो देखते क्या होता है। इसका ऑप्शन है ए मिस्टेक। हैड क्या लगा हुआ था? हैड लगा हुआ था, तो पहला में तो हैज है, तो पहला तो होगा नहीं, तो पहला गलती हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, तो ए मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाई रवि। रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में आ गया। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। और किसी में देखते हैं तो यह नहीं होगा। इसमें देखिए बाज लगा हुआ है, इसमें ईज लगा हुआ है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमको करेक्ट स्पेलिंग को देखना है कि मेरा इसमें कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा एडिविजिबल हो गया। क्या इसका आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इंटो ऑफ इंडिव्यूअर। क्या है? सेलेक्ट द इंटो ऑफ इंडिव्यूअर। तो कितने स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता है कि इंटो का मतलब क्या होता है। इंटो का मतलब क्या होता है? चलिए हम आपको यह बताते हैं कि इंटो का मतलब क्या होता है। इंटो का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा वर्ड दिया हुआ है, यह वर्ड उल्टा दिया हुआ गया, तो इसका मतलब कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका जो विपरीत में शब्द का क्या होगा? तो इसका विपरीत में शब्द होगा पैसिव होगा। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडिव्यूअर का हो जाएगा पैसिव। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन रहा, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो इसे आप पूरा मत पढ़िए। यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो आपका समय बर्बादी होता है। तो ये सब क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्ट जो दिया हुआ मेरा क्वेश्चन ये वाला है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए दिया हुआ रहता है। तो इसे हम ही देख के क्या रहते हैं, इसे हम देख के अपना आंसर देंगे। तो क्या है? To the understand the nature of electromagnetic radiation is the imperative that Bose grasps the डॉट 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 नेचर ऑफ लाइट। इसमें डॉट 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 के स्थान पर क्या होगा? इसमें डॉट 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 के स्थान पर डूगल होगा। क्या होगा? इसमें मेरा आंसर हो जाएगा इसका डूगल हो जाएगा, डूगल। चलिए अगला क्वेश्चन तो को देखते हैं। इसमें क्या दिया होगा? इसमें इसमें दिया हुआ है क्या हमको निकालना है? इसमें हमको फ्रेज, आइडियम और फ्रेज निकालना है। इतना क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, ये सब इसी दिया हुआ रहता है कि यदि आप
सेट मारेंगे रेगुलर तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा ही दिया हुआ रहता है। इडियम और फ्रेज निकालना है। तो इज पुट द कैट एमंग द पेग्योर, पुट द कैट एमंग द पेग्योर, इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका देखते हैं हम हिंदी क्या होता है। पुट द कैट एमंग द पेग्योन्स का हिंदी होता है कुछ ऐसा करना जो विवाद को जन्म दे, कुछ ऐसा करना जो विवाद को जन्म दे। इसमें इसका सिग्नल क्या मिलता है? टू द, इसका हो जाएगा टू द समथिंग डेट लाइकली है क्यूज कंट्रोवर्सी। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला है कि पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस हो, तो इसे हम कैसे देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए इसे हम सजाते हैं। इसका हो जाएगा ही स्पेंड द थर्ड ऑफ टाइम डिस्क्राइब द हिज टेक्स्ट प्रोविजनल बट मेड श्योर डेट नन ऑफ देम हो जाएगा। और इसका और हो जाएगा वाज एनी कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। चलिए आपका न्यू क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ, उसमें कुछ एरर है। एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। यानी आपको एक सेलेक्ट दी, एक वाक्य दिया जाएगा, इसमें आपको एरर को पहचानना है, एरर है या इसमें एरर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द टेम्पल इज विद इन 100 ईयर्स फ्रॉम माई हाउस। इसमें एरर क्या है? इसमें एरर हमको देखना है कि एरर क्या होगा। तो एरर दिया हुआ द टेम्पल इज, ये भी ठीक है। विद इन 100, विद इन 100 ईयर्स भी ठीक दिया हुआ, 100 ईयर्स ऑब्जेक्ट भी। फ्रॉम माई हाउस, तो इसमें तो एरर कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नो एरर। क्या हो जाएगा? इसमें कोई एरर नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं सेलेक्ट द साइनो, क्या है? सेलेक्ट द साइनो वर्ड। तो इसमें साइनो हमको चुनना है। टू मैन का साइनो क्या होगा? टू मैन का यदि हम साइनो देखते हैं तो टू मैन का साइनो हो जाता है टू साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू मैन का उल्टा, टू मैन का साइनो क्या होगा? टू साइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब रिवार्ड ऑफ फ्रेजर, मतलब इसका सब्स्टिट्यूट फ्रेज चुनना है। तो इसका हम क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूव द बैकवर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस द कैंडिडेट वाज लाइकली टू विन द असेंबली इलेक्शन विथ स्लीपिंग। क्या है? इलेक्शन विथ स्लीपिंग। विथ का जगह पर आप क्या होगा? विथ के जगह पर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाई ए हो जाएगा। विथ के जगह पर बाई ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको एरर चुनना है। ये हमको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसमें हमको लास्ट में देखना है इसमें हमें क्या करा निकालने। तो इसमें हमें एरर करा है निकालने। क्या करा है? एरर निकालने के लिए करा है। तो हम इसमें देखते हैं इसका एरर क्या होगा। इसका एरर आई एम सर्टेन डेट, आई एम सर्टेन डेट द ऑफिशियल इज नॉट ओनली, द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रेडी बट करप्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ग्रेडी बाई बट करप्ट ना होके इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ग्रेडी बट नॉट करप्ट होके इसमें हो जाएगा ग्रेडी बट ऑल्सो करप्ट। क्या होगा? ग्रेडी बट ऑल्सो करप्ट हो जाएगा। यहाँ पर लग जाएगा क्या? ऑल्सो लग जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इसके चलते कौन गलती हो गया? इसका सी गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला मेरा क्वेश्चन आ गया, फिर देखिए मेरा यही क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हमें पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है ऊपर वाला, हमें देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ बनाना है। तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, हमें इनडायरेक्ट उसमें बनाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। डू यू हैव एनी थिंग टू टेल मी टाइटल प्रिंसेस आस्क द किंग। मतलब कह रहा है डू हैव एनी टाइटल विथ आस्क दी किंग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर
डी हो जाएगा। तो द किंग आस्क द लिटिल प्रिंसेस वेदर सी हैड एनीथिंग टू हेल्प टेल हिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करा है, इसमें फ्रेज करा है, क्या निकालने करा है, फ्रेज निकालने करा है। इसका हम कैसे करेंगे, इन्वॉल्विंग और शोइंग वॉयलेंस एंड ब्लेस्ड, इन्वॉल्विंग एंड शोइंग ब्लेस्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी गोरी हो जाएगा, GORY गोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मेरा आ गया एंटो, एंटोनिम हो गया। तो बेलीग्यूट का एंटो क्या होगा, बेलीग्यूट का एंटो क्या होगा, बेलीग्यूट का एंटो एसिस्ट हो जाएगा, बेलीग्यूट का एंटो क्या होगा, एसिस्ट हो जाएगा। एंटो साइनो जितना भी होगा वो आपको याद ही करना पड़ेगा। यदि आपको याद नहीं रहेगा तो इसका बनने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन यदि आप जो ग्रामर बनाते हैं तो ग्रामर का जो ऑक्सफोर्ड का आता है या फिर करंट का जो ग्रामर आता है उसे आप पढ़ लीजिएगा, वही बहुत सफिशिएंट हो जाता है ग्रामर बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हो गया है इसमें कि द स्पेशल कोर्ट डॉट 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 खाली स्थान पर क्या होगा, विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिस्कशन ऑन द केसेस। मतलब इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, एडज्योर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आ गया हिंदी से आ गया। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द मेरा क्या हो गया, इसमें शुद्ध शब्द हमको देखना है। तो शुद्ध शब्द मेरा व्यवस्थित हो गया, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, किसका है, तो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, इसका जयदेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमस, तमस जो उपन्यास है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो तमस उपन्यास के जो हमारे लेखक हैं वह हैं भीष्म साहनी। कौन है, भीष्म साहनी तमस के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या इसमें, इसमें से हमें शुद्ध वाक्य को देखना है। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा अनुगृहति। क्या हो जाएगा, अनुगृहति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूली उपन्यास के लेखक कौन है, कूली उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है। तो कूली उपन्यास के जो लेखक हो जाएंगे वो मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। कौन है, तो मुल्कराज आनंद है। यदि हिंदी साहित्य के यदि आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो लूसेंट का एक हिंदी बुक आता है, उसे पढ़ लें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें अत्याचार का सही संधि विच्छेद करना है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा, अतिचार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। यदि आप खुद से भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और खुद से बनाने का एक बार प्रयास करें, उसका बाद आप आंसर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा पुस्तक, अग्नि परीक्षा पुस्तक का लेखक का नाम क्या है। तो अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम है आचार्य तुलसी। क्या नाम है, अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक आचार्य तुलसी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। क्या कह रहा है, ये सफल का विलोम नहीं है। यदि जो आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ें, ताकि उसमें कितना भी क्वेश्चन आता है कि उसमें लास्ट में नहीं दिया हुआ रहता है। या आप सफल को पढ़ लेते हैं और तुरंत उसका उत्तीर्ण सही मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दिया गया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं होगा। तो इसका सफल का विलोम नहीं होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफल का निष्फल हो जाएगा उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि प्रवाह का संपादक, प्रवाह जो एक प्रवाह का संपादक कौन है। तो प्रवाह का संपादक हो गया, प्रवाह के संपादक कौन है। तो प्रवाह के संपादक हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रवाह के संपादक हो गए प्रताप नारायण मिश्र हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? क्या थे? मैथिली शरण गुप्त जो थे वो किस काल के कवि थे? तो वो आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो वो आधुनिक काल के कवि थे मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? तो इसमें सरल का विलोम आपको बताना है कि सरल का विलोम कौन सा नहीं होगा। तो सरल का विलोम हो गया वक्र भी है जो सरल का विलोम है, वक्र भी सरल का विलोम है, कुटिल भी सरल का विलोम है और कठिन भी क्या है? सरल का विलोम। लेकिन सरल का विलोम सुलभ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि स व या त य न त र य मेल से बनने वाले शब्द का इसमें आपको चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब शब्द है जो स्वतंत्रीय है। क्या है? ये सब शब्द स्वतंत्रीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिसकी माप तौल ना हो सके, जिसकी माप तौल ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम माप ही या तौल नहीं सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे? उसे हम अपरिमेय कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कृष्ण किस कौन सा संबंध है? राम कृष्ण है जो कौन सा संबंध है? तो ये कौन सा संबंध है? ये द्वंद्व संबंध है। कौन सा संबंध है? ये द्वंद्व संबंध है। बहुब्रीहि नए समास किसे कहते हैं? जिसमें नए का बोध होगा उसमें नए समास कहेंगे उसे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24 पहियों क्या है? क्वेश्चन मेरा है 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के साथ रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? जो 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ का मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? तो वह कोणार्क मंदिर है। वह कौन सा मंदिर है? वह कोणार्क मंदिर है। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। इसे किसने बनवाया था? इसे सूर्यवर्मन प्रथम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंगना रनावत ने कितने राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं? कंगना रनावत एक अभिनेत्री है जो कितने राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं? तो ये जीते हैं 3 राष्ट्रीय अवार्ड। कितना जीते हैं? 3 राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए के नाम से भी कौन सा जाना जाता है? तो विटामिन ए के नाम से रेटिनॉल जाना जाता है। कौन सा? तो रेटिनॉल। थायमिन कौन हो गया? ये हो गया B1 हो गया। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन हो गया। कैल्सीफिरोल हो गया। ये विटामिन डी को ही क्या कहते हैं? कैल्सीफिरोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जाड़े जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वे मूल रेडिकल के अलावा किस अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं? तो वो किस अंग से उत्पन्न होते हैं? तो आकस्मिक से। किससे? तो वह आकस्मिक से उत्पन्न होते हैं। क्या? आकस्मिक जड़े से उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन है कि मकड़ी प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो मकड़ी जो प्राणी है वो वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं एरिकनिड्स में। क्या आते हैं? एरिकनिड्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो निम्नलिखित तत्वों में हमको बताना है कि किसका गलनांक कितना तत्व में सबसे कम होता है। तो ये होता है ब्रोमीन का। ये किसका होता है? ब्रोमीन का होता है। और ब्रोमीन एक कैसा धातु है? तो ब्रोमीन एक अधातु है। कैसा है? यह एक अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एकमात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाता है। यह भी आप याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इथेन गैस क्या है? ये इथेन गैस है। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? इथेन गैस का जो स्वाद होता है वो आपको बताना है कि यह कैसा होता है। तो ये मीठा होता है। क्या होता है? इथेन गैस का स्वाद मीठा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तृत रूप क्या होता है? तो रोम का होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा एक केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो
तो चलिए हम देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चपेली। क्या है? तो चपेली इसका आंसर हो जाएगा डी, जो केरल का ना होके ये किसका है? तो यह सिक्किम का है। किसका है? तो सिक्किम का है। किसका है? तो सिक्किम का। बाकी जो यह तीनों कथकली और कायकोली या थुलान सब किसका है? तो यह सब केरल का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम कीमत जिस पर मैं अपनी पुरानी टीवी को बेचने के लिए तैयार था। एक व्यक्ति है जो अपनी पुरानी टीवी को बेचने के लिए 3700 में तैयार था। मैंने बेचते समय इसकी कीमत कितना कर दी? तो इसकी कीमत हमने 50,000 कर दी, लेकिन यह बिका कितना? 4200 में। तो बिकी हुए सौदे पर लेन देन में उत्पन्न क्या होगा? तो ये जो क्या कह रहा है इसको पहले समझिए। ये कह रहा है कि एक टीवी है जिसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य है 37,000, लेकिन वह बेचना, इसकी कीमत कितना उधारित किया था? इसका कीमत रखा था 50,000। कितना रखा इसका कीमत? 50,000 रखा। कितना? तो 50,000 रखा, लेकिन यह फिर बिका कितना में? यह बिका 42,000 में। कितना में बिका? 42,000। लेकिन इसका ओरिजिनल कीमत कितना था? इसका ओरिजिनल कीमत था 37,000 था। कितना? 37,000 था। तो इसे आप घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? इस 37 में से 42 जाएगा तो कितना? 5,000 आ जाएगा। कितना? 5,000 आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन आंसर कितना है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर सी हो जाएगा, कि जो दिया गया था उसका आंसर सी हो जाएगा, कि उधारित कीमत 5,000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता का आय बढ़ता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो उसका आय बढ़ने पर समय कम हो जाएगा, उसका मांग समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती है, यदि आपकी आय बढ़ेगी तो उसका मांग भी क्या हो जाएगा? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षों होने के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 42 का बी हो जाएगा, यानी कि बाष्पीकरण और संघनन है जो वर्षा होने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानस का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में। ये तो सभी लोग को पता ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिल्म सुल्तान जग घूमिया गीत किसने लिखा? तो ये लिखे हैं राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान, जो जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई का सॉन्ग लिखे थे। और संगमरमर की एक कायांतरित रूप है। संगमरमर की एक कायांतरित रूप है, जो किसकी कायांतरित रूप है? तो यह एक चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। किसका है? तो यह चूना पत्थर का एक कायांतरित रूप है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कोटा है, जो चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। यदि आप अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर शहर स्थित कौन सा है? तो वह कोटा है। तो और अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर है? तो सरयू नदी। और अहमदाबाद कहेगा, तो अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है? तो अहमदाबाद है जो साबरमती। कौन सा नदी है? ये साबरमती नदी। कौन सा? साबरमती। साबरमती नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद। यदि बद्रीनाथ बोल देगा तो यह बद्रीनाथ किस राज्य में पड़ता है? तो यह उत्तराखंड का एक स्थान है। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी नदी के तट पर है? तो चमोली। कौन सा है? चमोली। बद्रीनाथ कौन सा हो गया? चमोली। कोटा हो गया चंबल, अयोध्या हो गया सरयू, अहमदाबाद साबरमती और बद्रीनाथ हो गया चमोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध पृथ्वी चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो जो तराइन का युद्ध था वो किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच में। कितना में? मोहम्मद गौरी के बीच यह लड़ा गया था। यह कितना में हुआ था? इसका दो युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191 में हुआ था प्रथम तराइन का युद्ध, और 1192 में
द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था। प्रथम तराइन के युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। कौन सा विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट में। लेकिन सेकंड में कौन विजय हुआ? सेकंड में हुआ मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1939 से लेके कितना चला था? 1945 तक चला था। ये कितना? 1939 से लेके 1945 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे के रूप में जाना जाता है? कितना में किया था? तो ये आर्यभट्ट था। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट था, जो कि 1975 ईस्वी में रसिया से भेजा गया था। कहाँ से? तो रसिया से यह भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के जो उत्कर्षण के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान हो जाता है G/9 हो जाता है। क्या होता है? तो G/9 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा मैथ आ गया, तो मैथ का चलिए हम देखते हैं क्या दिया होगा। एक समबाहु त्रिभुज, क्या दिया होगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, तो इसकी भुजा निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने a² होता है। तो इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया होगा? 25√3 बराबर √3/4 गुने a² दिया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो √3 से, चलिए कलर चेंज करते हैं, कि √3 से √3 कैंसिल, और 25 गुना 4 कितना हो जाएगा? 25 गुना 4, 25 गुना 4 कितना हो गया? 100 हो गया। और 100 किसके बराबर आ गया? ये a² के बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 10। तो इसका भुजा का a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो गया? 10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr² होता है। कितना होता है? πr² होता है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है? पाई का मान हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने r² कितना दिया हुआ है? तो 17.5 गुने 17.5। इसे आप यदि पूरा कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 962.5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं 9.6, एक इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो गया है कि 21 सेंटीमीटर व्यास और 11 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु की सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? एक शंकु दिया हो गया, क्या दिया गया होगा? एक शंकु दिया होगा, इसकी ऊंचाई और क्या दिया हुआ है? इसका व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का आधा क्या होगा? व्यास को यदि d दिया गया है तो इसे हम r करेंगे। क्या करेंगे? इसे d को हम सबसे पहले r में कन्वर्ट करेंगे। तो d को यदि हम r में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसे 2 से हम भागा दे देंगे। यार बराबर क्या होता है? d/2 होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर, कुल सतह का क्षेत्रफल बराबर इसका फार्मूला होता है, जो होता है πr × l + r होता है। चलिए इसी पर बैठाते हैं। पाई का मान 22/7 हो गया। अब r का मान कितना हो गया? 21/2 हो गया, इंटू 21/2 + 11। यदि इसका आप यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 709.2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि आप इसे क्लियर सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका सोल्यूशन हम भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशिक 45 कितना है? कौशिक 45 प्लस इतना √3/2 का मान क्या होगा? तो कौशिक 45 का मान कितना होता है? कौशिक 45 का मान होता है √2 और कितना दिया हुआ? √2 + √3/2
2। यदि हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हमें आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज दिया होगा, क्या है, एक त्रिभुज दिया होगा ए बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी और सी दिया गया हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है कि tan ए का मान दिया हुआ है, tan ए का मान दिया हुआ है इसके सामने, tan ए का मान 15 और ए बी का मान कितना है, तो 8 है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए सी निकालना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर यदि हम निकालेंगे इसमें तो tan ए बराबर हो जाएगा इसका 15/8 और इसका क्या हो जाएगा, इसका बी सी बाई 0.8 हो जाएगा। यदि इसका आप यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी मैथ है, चलिए इसे हम सबका सोल्यूशन भेज देंगे, इसमें बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका सोल्यूशन हम टेलीग्राम पर दे देंगे। इसका हम आंसर बता देते हैं कि 57 का आंसर क्या होगा, 57 का हो जाएगा 11 पॉइंट हो जाएगा, 11.11 हो जाएगा। और 58 का आंसर हो जाएगा, 58 का हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 59 का हो जाएगा कितना, 59 का जो आंसर हो जाएगा, 59 का 77 हो जाएगा, कितना 77। और 60 का आंसर हो जाएगा, 60 का 62,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ती है, किसके साथ जुड़ती है। तो रेजिडेक्स जो सूचकांक है इनमें से किसके साथ जुड़ती है यह आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मकान की कीमत से। किससे जुड़ती है, तो मकान की यह कीमत से जुड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए सरकार किस पर निर्भर रहती है। तो वित्त पोषण मामलों के लिए सरकार जो निर्भर रहती है वो सार्वजनिक उधार और घाटे वित्त के लिए निर्मित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। जो बुद्ध साहित्य थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो लिखी गई थी पाली भाषा में। कौन सी भाषा में, तो वह पाली भाषा में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। कौन सा ऐसा आंदोलन था जो बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। हुआ था कौन, तो चुआर विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था और पागलपंथी विद्रोह हुआ था। लेकिन ये था जो ये नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट में है वो हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा हो जाएगा, तो ये सिंगापुर हो जाएगा आंसर में। इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंगापुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि निम्नलिखित क्या, तो निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो वह राज्य कौन सा हो गया, वह नागालैंड हो गया। कौन सा, नागालैंड। तो लगती किससे है, म्यांमार से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और असम से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है, तो कौन सा नहीं हो गया, तो ये हो गया झावेरी बहनें। झावेरी बहनें जो थी वो किससे संबंधित थी, ये कौन सा नृत्य से संबंधित थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिए आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में प्रत्येक लक्षण खाली स्थान के डीएनए से प्रभावित होता है। जो शिशु का जो डीएनए होता है वो किससे प्रभावित होता है, जो शिशु का डीएनए होता है वो पिता और माता दोनों से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, तो पिता और माता दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई प्रथम जीवन पर्याप्त उपलब्धियों पुरस्कारकर्ता में है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण हो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोगों का अनुसरण करता है। तो श्रीलंका की जो आबादी है वहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो किस आबादी को अनुसरण करते हैं, मतलब अधिकांश लोग किस आबादी से हैं। तो वहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो बौद्ध धर्म के। कौन सा है, तो बौद्ध धर्म के अधिकांश लोग हैं। चलिए देखते हैं।
जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो जल का जो सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान होता है वह होता है 18 U। कितना होता है? 18 U होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है? मानव का जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए देखते हैं भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो इसका सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत के महान्यायवादी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र खाली स्थान निकाय संसद कहलाती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, विधायक निकाय कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि जो सांप जो होता है ना, सांप जो होता है, सांप जो होता है ये शरीर के बाहर तथा उसका अवशोषण करता है। क्या करता है? शरीर के बाहर उसका अवशोषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि नारकोंडम और बैरन द्वीप। कौन सा हो गया? नारकोंडम और बैरन द्वीप है जो भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितनी गुनी अंतर रहता है? किसी देश का जो मानक समय होता है वो ग्रीनविच के माध्यम से कितनी गुना अंतर में होता है? तो वह मात्र 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है? तो मात्र वह 4 मिनट का ही अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में सड़कों का सर्वाधिक लंबाई है? तो सड़कों का जो सर्वाधिक लंबाई है किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं काटती है, वह कौन सा राज्य है? वह कौन सा राज्य है जिसे भारत कर्क रेखा है जो 2 भागों में नहीं काटती, वो कौन सी होगी? तो वह उड़ीसा हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, सूर्य और पृथ्वी की जो मध्य न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होता है। कितना होता है? वह 3 जनवरी को होता है। कितना जनवरी का? तो वह 3 जनवरी को होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? तो इसका अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण किस पर है? तो इसका है जातक पर। किसका है? तो इसका आंसर जातक होगा। बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिहार का जो सार्वत्रिक अर्थ होता है वो पर्यटन होता है। क्या होता है? वह पर्यटन होता है। ये बिहार लिखा हुआ है, ये हम लोग का जो बिहार नहीं है, ये है बिहार नहीं है, ये क्या है? ये विहार है। ये क्या है? तो बिहार। तो बिहार का क्या होगा? बिहार का हो जाएगा पर्यटन से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। किसके? तो पशुपति की पूजा करते थे। चलिए क्या देखते हैं कि हरियक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी राजगीर और गिरिब्रज थी। कहाँ थी? तो राजगीर और गिरिब्रज थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चालान में लाए गए थे? तो भारत में जो प्रथम सिक्के थे वो बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी कि बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम सिक्के चालान में लाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, यानी कि हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी? तो वह अपनी राजधानी हर्ष ने थानसेर से कन्नौज परिवर्तित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल कहा जाता है? तो उसे उसे कहा जाता है 1991 में। कितना में? तो 1991 में कहा जाता है आर्थिक सुधारों की आरंभ की प्रक्रिया का काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम में है? तो वह भारत का कौन सा शहर है जो 8 डिग्री के अक्षांश के निकटतम में पड़ता है? तो वह कन्याकुमारी होगा। कौन सा शहर? तो कन्याकुमारी। अगला देखते हैं। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें से मिश्र धातु कौन कौन सा हो गया? तो इसमें इस्पात भी मिश्र धातु है, पीतल भी एक मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, लेकिन जिंक क्या है? तो जिंक यह एक तत्व है। क्या है? जिंक यह एक तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जिंक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि
इनमें से किस में प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा मूंगफली में अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो इसमें से सबसे जो प्राचीन प्राणी हो जाएगा वो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। डायनासोर ना होके यह बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण क्यों होता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण इसलिए होता है कि उसमें कोशों से पानी खींच लेता है। जो कोश से पानी होता है वो सब खींच लेता है, इसलिए इससे संरक्षण होता है। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना क्या है? जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन पौधों की सबसे अधिक संभावनाएं क्या होती है कि वह उनकी पत्तियां छोटी होगी। उनकी जो पत्ती होगी वह कैसी होगी? वह छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन कृत्रिम रेशा है? इनमें से कौन सा है जो कृत्रिम रेशा हो गया? तो इनमें से मेरा कृत्रिम रेशा हो गया नाइलॉन। क्या हो गया? नाइलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील वाली है? तो इनमें से न्यूनतम अभिक्रियाशील वाली कॉपर हो गई। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन है जो उर्वरक नहीं है? तो इसमें हो गया DDT है जो उर्वरक ना होकर क्या है? यह एक कीटनाशक है। फ्रेंड, यदि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसा वीडियो हम रेगुलर ही बनाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? इनमें से कौन है जो अनाज वाला पौधा नहीं है? तो वो हो गया इसका आंसर बी, पाट हो गया। क्या हो गया? पाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? इनमें से कौन सा है ज्योतिहीन बॉडी है? तो ग्रहों की जो अपनी ज्योति नहीं होती, लेकिन तारा की ज्योति होती है, तारामंडल की ज्योति होती है और गैलेक्सी की ज्योति होती है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आप भी ऐसा सेट प्रैक्टिस बनाते रहिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।